रुद्र के तानों ने जो धमकी दी वो प्रत्यक्षा को परेशान कर रही थी। आखिरी बात वो क्या? बाद में बताऊंगा। क्यों? बाद में क्यों? अभी ही बता दो, मैं कुछ नहीं कहूंगी। तुम तो कुछ कहने के लायक वैसे भी नहीं हो। ठीक है, मत बताओ फिर। तुम जैसी बेवकूफ लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। तुम्हें अपनी कब्र खुद ही खोदने का शौक है शायद। इतना कहकर रुद्र प्रत्यक्षा के पास से उठकर वहीं पास ही रखे टेबल के नीचे से एक डब्बे को निकालकर प्रत्यक्षा के सामने रखकर उससे कहने लगा, चोट में दवा लगा लेना। रुद्र उठकर झोपड़ी से बाहर चला गया। प्रत्यक्षा रुद्र के बाहर जाते ही एक गहरी सांस लेते हुए उसी बिस्तर पर लेट गई। थैंक यू गॉड, तुमने बचा लिया। मौका मिलते ही मैं यहाँ से निकल जाऊंगी, बस तब तक बचा लो मुझे। धीरे धीरे शाम होने को आई थी। प्रत्यक्षा खुद को दवा लगाने के बाद चुपचाप उसी बिस्तर पर लेट गई थी। लेकिन फिर प्रत्यक्षा ने देखा कि रुद्र बाहर फूटी हुई मटकी की जगह दूसरी मटकी को रख रहा था और उसके पास ही रखे हुए बर्तनों को सरकाकर दूर कर रहा था। प्रत्यक्षा ने उठने की कोशिश की। उसके सिर का दर्द बढ़ने लगा। प्रत्यक्षा के पांव जमीन पर ठीक से नहीं पड़ रहे थे। इस पर प्रत्यक्षा जैसे ही उठकर खड़ी हुई, प्रत्यक्षा एक बार फिर से जमीन पर जोर से गिरी और इस बार जब वो गिरी तो उसे होश ही नहीं आया। गिरने की आवाज सुनकर रुद्र बाहर से दौड़कर कमरे में आया और प्रत्यक्षा को जमीन पर गिरा हुआ देखकर उसका दिमाग खराब होने लगा। तुम हर वक्त हर जगह गिरती पड़ती क्यों रहती हो? शांति से बैठा नहीं जाता क्या तुमसे? या फिर मेरे घर में तुम आए ही इसलिए हो कि 1000 चीजें तोड़ पाओ? रुद्र के डांटने पर भी प्रत्यक्षा वैसे ही लेटी थी और कोई जवाब नहीं दिया। इस पर रुद्र ने धीरे से आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से प्रत्यक्षा पर चिल्लाने लगा, मैंने कहा उठो। लेकिन प्रत्यक्षा बिल्कुल भी नहीं हिली। इस पर रुद्र ने प्रत्यक्षा के पास बैठकर उसका चेहरा अपनी तरफ पलट कर देखा। उसकी सांस भी धीमी चल रही थी। साथ ही साथ उसके सिर में लगी चोट से हल्का सा खून और पस नजर आ रहा था। जब रुद्र ने प्रत्यक्षा को हाथ लगाया तब उसने महसूस किया कि शरीर छूने पर भी बेहद गर्म था। उसका शरीर बुखार में तप रहा था। रुद्र ने अपनी आंखों को, अपनी उंगलियों को मसलते हुए खुद से ही परेशान होते हुए प्रत्यक्षा को देखने लगा। अरे यार, अब ये क्या नई मुसीबत है? लेकिन अगले ही पल रुद्र का ध्यान प्रत्यक्षा की चोट पर गया। शायद इसकी चोट की वजह से इसकी हालत हुई है। रुद्र ने जल्दी से प्रत्यक्षा को गोद में उठाया और फिर उसे बिस्तर पर लिटाता हुआ तकिए से उसको सिरहाने रख दिया। प्रत्यक्षा का बदन बुखार में तप रहा था और अब वो धीरे धीरे से कांपने लगी थी। इस पर रुद्र ने वही पास रखे एक बर्तन में थोड़ा सा पानी लिया और फिर एक कपड़े को पानी में भिगोते हुए प्रत्यक्षा के हथेलियों और पांव में उस पानी के कपड़े को रगड़ने लगा। रुद्र ने कपड़े को उठाकर उंगली में लपेट लिया और फिर हल्के हल्के से उसके घाव को साफ करने लगा। घाव साफ करते हुए उसमें से खून बहने लगा। खून देखकर रुद्र ने उस चोट पर कपड़ा रखते हुए उसे जोरों से दबा दिया। ये क्या है? रुद्र को अब पूरी तरह से यकीन हो गया था कि घाव की वजह से ही प्रत्यक्षा को बुखार आया और प्रत्यक्षा बेहोश हुई थी। उसकी हालत देखते हुए रुद्र सोच में पड़ गया कि अब वो प्रत्यक्षा को छोड़कर अगर किसी वैद्य को बुलाता है तो उसे बाहर जाना पड़ेगा। लेकिन प्रत्यक्षा को ऐसी हालत में छोड़ना सही नहीं होगा। मुझे लोगों से जितना दूर रहना होता है उतना ही सबको मेरे सर पर बैठना होता है। रुद्र ने प्रत्यक्षा के गालों को थपथपाते हुए उसे उठाने की कोशिश की। तुम मुझे सुन रही हो क्या? सुनो। रुद्र के गाल थपथपाने पर प्रत्यक्षा बेहोशी की हालत में धीरे से आंख खोलती और फिर उन्हें पलटकर उन्हें बंद कर लेती। मुझे तुम्हारी दवा लाने के लिए किसी वैद्य जी को बुलाना पड़ेगा। मैं तुम्हें अकेला छोड़कर जा रहा हूँ इधर। कुछ देर अपना ध्यान रख लोगी ना? सुन रही हो क्या? रुद्र को पता ही नहीं चल रहा था कि प्रत्यक्षा उसकी बात सुन भी रही थी या नहीं। इस पर रुद्र ने कुछ देर सोचने के बाद फैसला किया कि अब वो जल्दी से जाकर खुद ही वैद्य जी को लेकर आएगा। रुद्र ने थोड़ा जुगाड़ लगाकर कपड़े को वापस से पानी में भिगोया और फिर गीले कपड़े को चीरते हुए उसके टुकड़े किए। उसने कपड़े को प्रत्यक्षा के हाथ और पांव में लपेट दिया। रुद्र ने प्रत्यक्षा के ऊपर चादर भी डाल दी जिससे प्रत्यक्षा को लग रही ठंड से बचाया जा सके।
रुद्र साथ ही साथ बड़बड़ाए जा रहा था, लेकिन साथ ही प्रत्यक्षा के लिए सारे काम कर रहा था। जब रुद्र जैसे ही उठकर झोपड़ी के दरवाजे तक पहुंचा, उसके पांव वहीं रुक गए, क्योंकि उसे बर्तन के गिरने की आवाज सुनाई दी। रुद्र ने जब पलटकर पीछे देखा तो पाया कि प्रत्यक्षा दर्द में कर्रा रही थी, और उसी में उसका हाथ फिर उस पानी के बर्तन पर लग गया जिसमें कपड़ा भिगोकर रुद्र ने प्रत्यक्षा के हाथ पैरों में लपेटा था। अब प्रत्यक्षा के बिस्तर पर भी पानी गिरा हुआ था। रुद्र के पास सिर्फ एक ही बिस्तर था, प्रत्यक्षा के कपड़े भी लगभग भीग गए थे। इस पर रुद्र प्रत्यक्षा के पास आया और उसे गोद में उठाते हुए उस गीले बिस्तर को देखने लगा। प्रत्यक्षा को अकेला छोड़ना भी अब उसे सही नहीं लग रहा था। कहाँ फंस गया हूं मैं? रुद्र ने फैसला किया कि अब वो प्रत्यक्षा को खुद से ही वैद्य जी के पास लेकर जाएगा, क्योंकि वो एक ऐसे गांव में थे जो सुख सुविधाओं से दूर नहीं था। रुद्र ने प्रत्यक्षा को गोद में उठाकर जल्दीबाजी में उसे अपनी जीप तक लेकर जाने लगा। एक नौकर ने रुद्र को प्रत्यक्षा के साथ जल्दबाजी में जीप की तरफ जाते देखा। इस पर वो घबरा गया और भागकर अंदर बाबा साहिब के पास पहुंचा। बाबा साहिब, मालिक, दुल्हन के साथ मैंने रुद्र को देखा। रुद्र काफी गुस्से में दिख रहा था। वो दुल्हन को गोद में उठाकर जीप की तरफ भागा जा रहा था। बहुरिया को गोद में उठा के जा रहा है? अरे मालिक, सुबह बहुरिया झोपड़ी के नाम से काफी घबराई हुई थी और काफी देर तक झोपड़ी के बाहर ही खड़ी थी। मैंने जितना देखा उस हिसाब से तो रुद्र और दुल्हन ने घर में झगड़ा किया हुआ सा महसूस हुआ। मालिक, थोड़ी देर बाद पानी की मटकी बाहर गिरी, फूटी सी मिली और रुद्र उसे समेटकर दूसरी मटकी रख रहा था। माफ करिएगा मालिक, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि सच में रुद्र दुल्हन को उस गांव वापस लेकर जा रहा हो? अगर अब वापस उस गांव में पैर रखा तो कहीं दिक्कत ना हो जाए। अरे देखो जाकर कि मामला क्या है। कहीं रुद्रा ने बहुरिया के सर पे मटकी तो नहीं फोड़ दी? उस मंद बुद्धि को तो अकल भी नहीं है कि किसी के साथ रहना कैसे है। जंगली है वो, उसका दिमाग हर समय खौलता ही रहता है। जाओ जल्दी से। बाबा साहेब को प्रत्यक्षा से ज्यादा रुद्र की फिक्र हो रही थी, क्योंकि रुद्र के गुस्से से हर कोई वाकिफ था और रुद्र प्रत्यक्षा के साथ कैसा बर्ताव करने वाला था, इन सब की खबर हर किसी को थी। इस पर बाबा साहेब को दूसरी चिंता भी थी कि अगर रुद्र ने प्रत्यक्षा को वापस उसके गांव में छोड़ा तो रुद्र के लिए खतरे की बात होगी, क्योंकि दोनों ही हवेलियों के बीच और इन दोनों ही गांव के बीच काफी सालों से कुछ भी सही नहीं चल रहा था। कई सालों पहले ऐसी अनहोनियां हुई थी और कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी थी जिसके चलते नारायण महल और सूर्या हवेली दोनों के ही बीच कभी ना मिटने वाली दुश्मनी शुरू हुई थी, और साथ ही इन दोनों ही गांवों के बीच में आना और जाना दोनों की ही मनाही थी। और क्योंकि अब ऐसे में प्रत्यक्षा और रुद्र की शादी का फैसला किया गया था, इसके पीछे भी एक बड़ी वजह थी। बाबा साहब का मन घबराने लगा था। उनको ये डर था कि रुद्र ने अगर दोबारा उस गांव में पैर रखा तो इस बार शायद बात कहीं हाथ से ना निकल जाए। दोनों नौकर जब तक रुद्र को देखने के लिए बाहर पहुंचे, रुद्र जीप लेकर निकल चुका था। मालिक, जब तक हम पहुंचे रुद्र दुल्हन को लेकर जा चुका था। अब क्या करना चाहिए? खबर कर दे कहाँ सबको? बुलाओ सबको, आदमी तैयार करो और हथियार लेने को बोलो उन्हें। अगर रुद्रा उस गांव गया है तो हमको उसे बिना नुकसान पहुंचाए ही वापस लाना होगा, वो भी बहुरिया के साथ में। हमारे गांव का एक भी आदमी उस गांव के आदमी के सामने झुकना नहीं चाहिए, और ख्याल रखना इस बात का कि सबके हथियार धारदार होने चाहिए। रुद्र प्रत्यक्षा को लेकर दवाखाने पहुंचा, जहां प्रत्यक्षा का इलाज किया जा सकता है। प्रत्यक्षा के सिर की चोट में खून तो बंद था, लेकिन उसका बुखार बढ़ता ही जा रहा था और प्रत्यक्षा रुद्र की गोद में आने से मना करती थी। लेकिन रुद्र ने प्रत्यक्षा के हाथों को अपनी बेल्ट से कसकर बांधते हुए प्रत्यक्षा के चेहरे को देखा। उसने देखा कि प्रत्यक्षा की आंखों पर सूजन आने लगी थी। परेशान मत हो, इस दवाखाने में हमें अच्छी दवा मिल जाएगी। रुद्र ने सावधानी बरतते हुए प्रत्यक्षा को वापस से गोद में उठाया, लेकिन फिर रुद्र को अचानक से ही ध्यान आया कि प्रत्यक्षा ने पहना क्या है। प्रत्यक्षा ने उसके ही कुर्ते को पहना था। इस पर रुद्र ने सीट के पास रखे एक छोटे से बैग में चादर को रखा हुआ था। उसने चादर को निकाला और फिर प्रत्यक्षा के चारों तरफ लपेटते हुए कहने लगा, क्या मजबूरी है? तुम सुन रही हो? सुनो, तुम्हें ठंड तो नहीं लग रही? तुम सोना मत, बस थोड़ा सा रुक जाओ, सब ठीक कर दूंगा मैं। रुद्र जल्दी से उस दवाखाने में बैठे वैद्य जी के पास पहुंचा।
इस लड़की को देखो, इसके सर में चोट लगी थी और इसकी हालत अजीब सी हो गई है। देखो इसे। इन्हें ये कब चोट लगी थी? शायद कुछ 5 या 6 दिनों पहले। किस चीज की चोट लगी इन्हें? लगता है जैसे चोट जहर बनाने का काम कर रही है। डरने की बात नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं फैला है शरीर में। लोहे से चोट लगी है क्या इन्हें? मुझे नहीं पता, तुम इलाज करो ना इसका। तुम वैद्य जी हो। हाँ, इलाज भी हो जाएगा। पहले आप इन्हें यहाँ मरीज की जगह पर लेटा दीजिए। जब तक इनके जख्म पर मरहम पट्टी ना कर दूं, तब तक इनका हाथ पकड़ कर रखिएगा ताकि ये दवा पट्टी के वक्त हिल ना पाए। रुद्र ने प्रत्यक्षा को सामने मरीजों की बेंच पर लेटा दिया और फिर वैद्य जी ने अपने पास से ढेर सारी रुई और कुछ दवाइयां निकाली प्रत्यक्षा के घाव को साफ करने के लिए। वैद्य जी ने जब प्रत्यक्षा का बुखार देखने के लिए उस पर से चादर हटाई, तब पाया कि प्रत्यक्षा के हाथ बंधे हुए थे। अरे ये क्या? माफ करना, इस लड़की के हाथ बंधे क्यों हैं? क्या आपने इसको अगवा किया है या फिर आपने इसका यह हाल किया है? ऐसा नहीं है कि तुम मुझे नहीं जानते हो ना कि मैं कौन हूँ। बिल्कुल जानता हूं मैं आपको, लेकिन इस समय लड़की की जान बचाने के लिए आप इसे मेरे पास लेकर आए हैं। बताइए इसके हाथ क्यों बंधे हैं? इसके हाथ इसीलिए बंधे हैं क्योंकि ये दवा लेने से आनाकानी कर रही थी। हाथ न बांधता तो ये भी यहाँ नहीं होती। अब दवा पट्टी करो और मुंह मत चलाओ। इस पर प्रत्यक्षा के मुंह में थर्मोमीटर रखते हुए वैद्य जी प्रत्यक्षा का जख्म साफ करने लगे। इन्हें काफी तेज बुखार है। इनके सिर की पट्टी तो मैं कर दूंगा और इन्हें दवाई देकर मैं इनके चोट में बन रहे जहर को भी खत्म कर दूंगा, लेकिन सब में कम से कम 2-3 दिन लगेंगे और उस बीच आपको इस लड़की को यहीं रखना होगा। ये यहाँ नहीं रह सकती है और ना मेरे पास इतना वक्त है कि मैं इसे लेकर यहाँ पड़ा रहूं। तुम चाहो तो नारायण महल आ सकते हो। पैसे जितने भी चाहिए मैं तुम्हें दिलवा दूंगा बाबा साहब से। जिस तरह आपका मरीज आपके लिए जरूरी है, मेरे लिए सारे ही मरीजों को देखना उतना ही जरूरी है। मैं यहाँ से नहीं जा सकता और आपको भी यहाँ से नहीं जाना है। अब आपको मरीज के साथ रुकना है या नहीं आप देख लीजिए, लेकिन मरीज 2 दिन तक यहीं रहेगा क्योंकि जब तक इसकी हालत में सुधार नहीं आ जाता तब तक कुछ भी कहना संभव नहीं। और एक बात मैं आपको बता दूं, बीच में अगर इनकी तबीयत अचानक से ही बिगड़ गई तो नारायण महल से दवा खाने का रास्ता भी इनके लिए भारी पड़ जाएगा। तुम पहले इसका इलाज करो और उसके बाद बताना कि आगे क्या करना है। जांच करनी होगी इस लड़की की, लेकिन उससे पहले मुझे आपसे कुछ जरूरी जानकारी चाहिए। हाँ पूछो। इसकी उम्र क्या है? मुझे ठीक से नहीं पता। इसने सुबह से कुछ खाया है? पता नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया। देखने में ऐसा लगता है जैसे काफी कुछ हुआ है इस लड़की के साथ, क्योंकि सिर्फ चोट लगने से ऐसी हालत नहीं होती। मतलब